रहे हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो भाई, प्राणी जो होते हैं वो उपापचयी अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजनी जो अवशिष्ट व अन्य आयन है उनका क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, संचय करते हैं। अच्छा खाते हैं ना। इन पदार्थों को क्या करते हैं, निष्कासन जो होता है वो आवश्यक होता है, ठीक है ना। और इस अध्याय में हम साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से तीन पदार्थ आते हैं। एक आता है अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक अम्ल। तो अमोनिया जो है वो कौन करते हैं, उसके लिए जल आवश्यक ज़्यादा होता है ना। सबसे विषैला पदार्थ होता है अमोनिया। शरीर से त्यागने के लिए बहुत सारा जल चाहिए। यह जल में जल्दी से घुल जाता है। ऐसे जीवों को जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें अमोनिया उत्सर्जी यानी अमोनोटैलिक कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अस्थिल मछलियाँ, उभयचर जलीय कीड़े, ठीक है। अस्थिल मछलियाँ जो होती हैं अमोनिया को NH4+ आयन में क्लोम द्वारा, है ना, उत्सर्जित करती है। अब उभयचर और कीड़े जो होती है वो अपने त्वचा से करते हैं ना, और इस उत्सर्जन में किडनी की कोई भूमिका नहीं होती। अब यूरिया को देखेंगे। अमोनिया जो है यकृत में ऑरिथिन चक्र जो क्रैब हेंसलेट साइकिल होती है उसके द्वारा यूरिया में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, हाँ, अमोनिया जो है यूरिया में बदल जाता है। यह पानी में कम सॉल्यूबल होता है और ऐसे जीवों को जो यूरिया उत्सर्जी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरी उत्सर्जी यानी यूरियोटैलिक कहते हैं। अमोनिया जो करते हैं अमोनोटैलिक और यूरिया जो करते हैं यूरियोटैलिक, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हम स्तनधारी, स्थलचर जो उभयचर होते हैं, है ना, और समुद्री जो फिश होती हैं, ये सब यूरिया को उत्सर्जित करती है, ठीक है ना। अब यूरिक एसिड तीसरा जो है हमारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ सबसे कम विषैला पदार्थ है, जल में सबसे कम घुलनशील होता है और ऐसे जीवों को यूरिको उत्सर्जी यानी यूरिकोटैलिक कहते हैं। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक कहते हैं। और इसमें कौन आते हैं, पक्षी, सरीसृप, कीड़े कुछ और घोंघे, ठीक है ना। अब उत्सर्जी जो अंग है उनको हम देखेंगे, उत्सर्जन अंग अलग अलग प्राणियों में। सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं, इन्हें प्रोटोनेफ्रिडाई बोलते हैं। और उसके बाद एस्क्लेहेल्मिन्थेस है, उनमें जो होती है वो रेनेट सेल होती है और उसमें भी हम जो है नेफ्रिडियाई बोलते हैं। एनेलिडा में वृक्क होते हैं, नेफ्रिडिया होते हैं। और आर्थ्रोपोडा में जो है वह जैसे कीड़े जो होते हैं उनमें तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, मेल्पिगियन। लेकिन जो हरित ग्रंथ है ना, और जो प्राउंस होते हैं, ठीक है, और उन्हें हम क्रस्टेशियन बोलते हैं, उनमें श्रृंगिक ग्रंथिका होती है। क्या होती है, श्रृंगिक ग्रंथिका होती है, ठीक है। और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स को हम हरित ग्रंथिका या एडिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो प्राउंस होते हैं क्रस्टियंस, उसमें क्या होती है, श्रृंगिक ग्रंथिका होती है, ठीक है। अब मोलस्का जो है उसमें क्लोम द्वारा होता है और उस क्लोम को ऑर्गन ऑफ वोजिनेस भी बोलते हैं और कैबर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। हेमिकॉर्डेटा में शुंड ग्रंथि होती है ना, जिसे प्रोबोइसिस ग्लैंड बोलते हैं, प्रोबोइसिस ग्लैंड। अब कॉर्डेटा में वृक्क होते हैं यानी किडनी होती है, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा में। अब आते हैं मानव उत्सर्जित तंत्र, क्योंकि हम मानव के ही फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। देखो, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं और एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है ना। अब वृक्क दाया नीचे झुका रहता है क्योंकि भाई लीवर रहता है, जैसे ये दाया में यहाँ लीवर रहता है, इस वजह से थोड़ा सा झुका रहता है। अब अंतिम ये कहाँ पर होते हैं स्थित, अंतिम वक्षीय थोराइसिस और जो तीसरी कटी जैसे लंबर कशेरुकी होती है उसके समीप में जो होता है हमारे किडनी रहती है, यानी पीछे के, है ना, उसमें समीप में। प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई और 120 से 170 ग्राम जो होता है वजन होता है, ठीक है ना। अब वृक्क में केंद्रीय भाग जो अवतल सतह जिसे हाइलम कहते हैं, इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ प्रवेश करती है। वृक्क में देखो भाई एक हाइलम भाग होता है ना,
और अच्छा ये हाइलम भाग है ये पूरा है ना, और एक कॉर्टेक्स होता है, ठीक है ना। एक तो मेड्यूला रहता है और एक कॉर्टेक्स है। तो मेड्यूला में हाइलम भाग है, उसी में से जो है ना वो क्या निकल रही है, ये हाइलम भाग ये बाहर का, ठीक है ना, जो कॉनकेव जैसा है, यहाँ लिखा तो है अवतल सतह जैसे हाइलम कहते हैं, उससे मूत्र नलिका निकल रही, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिका प्रवेश करते हुए निकल रही, ठीक है ना। अब मध्यांश मेड्यूला में वृक्कीय श्रोणि होती है, पेल्विक होती है, तथा इससे निकलने वाली प्रक्षेपों को चषक क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें जो मेड्यूला है हमारा और बाहर का जो भाग है वो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है भाई, मेड्यूला में एक पेल्विक होंगे, देखो भाई इस तरह से श्रोणि है ना। अब इस श्रोणि के क्या बोला गया है, इसमें चषक होते हैं, ये देखो ये कैलिक्स होते हैं, कहाँ गए ये जो हरे हरे भर रखे, ये सब क्या है, चषक है, ठीक है ना, जो भी है ये आकृति। अब बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है, ठीक है, बाहरी सतह पे ये कुछ दृढ़ संपुट होता है। हमें जो मेन है ना वो नेफ्रॉन से मेन है, ठीक है ना, इसकी बस थोड़ी आकृति देखें। अब बाहरी जो होता है एक दो भाग में होते हैं प्रकल्प, एक तो बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स और एक भीतरी मध्यांश, जिसे मेड्यूला बोलते हैं। अब मध्यांश में कुछ शंक्वाकार पिरामिड जैसे हमें दिख रहे होंगे, जैसे रेनल पिरामिड बोलते हैं, उसमें बटे होते हैं और इनमें चषकों में फैले रहते हैं, यानी इनमें चषक भी होते हैं। देखो जो हमने पहले दिखाए थे ये रहे है ना, ये चषक जो होते हैं ये चषकों में रहते हैं, इनके अंदर रहते हैं। और वल्कुट कॉर्टेक्स जो होता है पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ कॉलम और वर्तिनी स्तंभ बोलते हैं। जो वल्कुट है ना बाहर का, देखो उसमें जो पिरामिड है इनके बीच में इस तरह से स्तंभ दिख रहे हैं, इसे वर्तिनी स्तंभ कॉलम और वर्तिनी बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो भर रखा है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, जो इनका रीनल पिरामिड के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी एक इसमें जो है ना 10 लाख, एक किडनी में 10 लाख वृक्काणु होते हैं और यही छानने का काम करते हैं, यानी जो इकाई है हमारी किडनी की ये नेफ्रॉन है। वृक्काणु के दो भाग होते हैं, एक गुच्छ ग्लोमेरुलस और एक वृक्क नलिकाएं किडनी ट्यूब्यूल्स। तो जो गुच्छ होता है वो यह शाखा अभिवाही धमनियाँ एफरेंट आर्टियोल से बनी केशिकाओं कैपिलरीज का गुच्छ है, ठीक है ना। ये धमनिकाएं हैं, एक अभिवाही एक अपवाही और उसी से बना हुआ एक गुच्छ है। रक्त गुच्छ से अपवाही धमनिका एफरेंट एट्रियोल द्वारा ली जाती है। तो एक तो एफरेंटाई इससे गुच्छ बना और फिर एफरेंट जो है वो छन के आगे की ओर बढ़ जाता है और ये जो है नलिकाओं में इस तरह से घूमता भी है, ठीक है ना। अब वृक्क नलिका और क्या है, बोमिन कैप्सूल जो है ना से प्रारंभ होता है, ये हमारा जो बोमिन कैप्सूल है। फिर पीसीटी संतुलित नलिका प्रारंभ होती है, अब पीसीटी का नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आती है हमारे हेनले लूप जिसमें अवरोही व आरोही भुजा होती है, ठीक है, जैसे हेनले लूप। डीसीटी दूरस्थ संतुलित नलिका जैसे डिस्टोल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो बोलते हैं, प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद डीसीटी एक सीधी संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है और अनेक संग्रह नलिका कलेक्टिंग डक्ट जो है नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड में गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणि में खुलती है, यानी कि अंदर जो श्रोणि वाला भाग जो हमने देखा था ना उसमें जाकर ये सारी जो वो है वो खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, सारी मिलकर अब इस तरह से डायग्राम एक बड़ा से दिखा है, इसमें नेफ्रॉन है और इधर भी कलेक्टिंग डक्ट से नेफ्रॉन जुड़ी है, एक पिरामिड के ज़्यादा अंदर मध्यांश में घुसी हुई है और एक थोड़ी सी मध्यांश के थोड़ी बाहर है, ठीक है ना, इस तरह से। तो जो अधिकांश वृक्काणु के होते हैं हेनले लूप जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जो मध्यांश के बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को क्या बोलते हैं, वल्कुटीय वृक्क कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और कुछ जो हेनले लूप हैं वो उसमें मध्यांश में काफ़ी गहराई तक यानी जो रीनल पिरामिड है उसके घुसे रहते हैं, धसे रहते हैं और इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु यानी कि जक्स्टा मेडिकुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये देख रहे होंगे, अभी एक और चीज़ आएगी कि गुच्छ से निकलने वाली जो अपवाही धमनिका है, ठीक है ना, ये जो निकल रही है अपवाही धमनिका, वह वृक्कीय नलिकाएं के चारों और सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है। देखो इस तरह से ये डीसीटी से होते हुए फिर हमारी हेनले लूप से होते हुए पीसीटी से होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट से उधर साइड से जा रही है ना, तो इस तरह से उल्टी दिशा में जा रही है, जिसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। और मध्यांश वृक्काणु जो अंदर की तरफ जो धसा हुआ है वल्कुट में
सॉरी हाँ, मध्यांश में उसके रहने के, उसके पिरामिड के, तो उसको जो है ना, उस हेनले लूप समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना बनाती है। तो इस वाली जो हमारी अपवाही धमनिका उसे वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है ना। अब वल्कुटीय वृक्काणु में वासा रेक्टा अत्यधिक ह्रासित होती है, जो वल्कुटीय है ना, जो वासा रेक्टा इस तरह से होगी। अब मूत्र निर्माण देखेंगे, है ना, जो मेन प्रक्रिया है किस तरह होगा। देखो इसकी 3 मुख्य प्रक्रिया सम्मिलित है ना, यानी कि खून को छानना और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उसको निष्कासित करना ही क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, निस्यंदन होगा, जिसे हम गुच्छीय निस्यंदन या परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरी जो चरण है वो पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा जो है स्त्रावण है यानी सिक्रीशन। अब देखेंगे हम सबसे पहला गुच्छीय निस्यंदन, जिसमें हमारा जो गुच्छ है ना, ग्लोमेरुलस है, उससे क्षमता है। तो वृक्कों द्वारा प्रति मिनट जो औसत 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का प्रवाह किया जाता है, जिसमें से 650 मिलीलीटर प्लाज्मा होता है। अब रुधिर जो है प्लाज्मा 3 परतों से निस्यंदन क्षमता है, 3 परत से क्षमता है। पहला जिसमें बोमिन कैप्सूल की उपकला व प्रथम केशिका कैपिलरीज की आंतरिक उपकला व इन दोनों के बीच आधार झिल्ली से क्षमता, यानी पहले तो केशिका से छन गया, ठीक है ना, फिर उसकी उपकला से छन गया, है ना, जो हमारी पहले तो केशिका से, फिर उसके अंदर उपकला से, और फिर जो हमारी गुच्छ है ना, यानी कि ले देकर तीनों उससे छन रहा है। और बोमेन कैप्सूल की उपकला सेल जो है पोडोसाइट पदाणु कहलाती है, ठीक है ना। उपकला का नाम जो है वो क्या है, पदाणु, ठीक है ना, जिसमें छोटे छोटे जो है अवकाश रहते हैं। ये किसकी बात हो रही है, बोमेन कैप्सूल की बात हो रही है। इन्हें निस्यंदन खाँच या खाँच छिद्र स्लिप्टोर कहते हैं, ठीक है ना। इन उपकला से रुधिर में प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर छन कर संपुट की गुहा में इकट्ठा होता है, यानी कि इनमें से प्लाज्मा में प्रोटीन को छोड़कर सारी चीज़ें छन जाती है और संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, और इसलिए इसे परानिस्यंदन, यानी सारी चीज़ें छन गई सिवाय प्रोटीन को छोड़कर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और प्रति मिनट जो निस्यंदन की दर होती है ना, उसे गुच्छीय निस्यंदन दर बोलते हैं। गुच्छे में हो रही है ना, छन रही है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और जो ये एक स्वास्थ्य मनुष्य का होता है वो होता है 125 मिलीलीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। तो 1 मिनट में 125 मिलीलीटर जो है खून चलता है ग्लोमेरुलस से। तो इसका मतलब 180 लीटर प्रति दिन, यानी जो है ना GFR होती है, 180 लीटर जो है हर एक सामान्य मनुष्य का क्षमता है। अब ये जो बात है इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब पुनः अवशोषण क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। देखो 99% जो निस्यंदन है उसमें से केवल 1% जो होता है वो उत्सर्जित मूत्र बनता है, यानी कि 99% निस्यंदन से जो होता है वो क्या होगा, फिर पुनः अवशोषण हो जाएगा, जिसमें से 1% से मूत्र बन रहा है। तो इसका मतलब कि 180 लीटर छन रहा है, जिसमें से 1.8 लीटर हम प्रतिदिन क्या करते हैं, मूत्रण करते हैं, ठीक है ना, और सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें नलिकाएं की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। सक्रिय निष्क्रिय विधि जो है ना, वो सारे जो है केशिका में डाल दिया जाता है, जो पदार्थ को निकाल कर, इससे केशिका जो उसमें से हमारी जो छन रहा है ना, हेनले लूप, PCT DCT से, सब तरह PCT से होता है। देखो इसमें नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम सक्रिय रूप से होता है, नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। तो अभी हम ये टेबल भी देखेंगे, ठीक है ना, कौन सा कितना होता है। देखो तो सबसे ज़्यादा देखो पुनरावशोषण PCT से होता है, इसमें H2O आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया और क्लोरीन आ गया निष्क्रिय रूप से। और सक्रिय रूप से जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और कुछ अमीनो अम्ल भी, और ग्लूकोज और विटामिन सी। अब हेनले लूप की बात करें तो एक तो पतली होती है हेनले लूप और एक मोटी होती है ना। पतली वाली से जो है ना वो H2O और NaCl का होता है, जिसमें अवरोही बोलते हैं, और आरोही से जो है ना NaCl होती है, जो मोटी होती है, ठीक है ना। अब DCT जो है
से देखो सब में जल तो निकल ही रहा है निष्क्रिय में, ठीक है ना। तो जल निकाल दिया और बाइकार्बोनेट, और जो हमारा सक्रिय रूप से सिर्फ सोडियम है, Na है। अब जो है ना Cd जो लास्ट कलेक्टिंग डक्ट, वो उससे तो जल तो निकलेगा ही सब में, सिर्फ जल और फिर यूरिया निकाल रहा है, ठीक है। अब ये भी हम देखेंगे क्यों निकाल रहा है यूरिया इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, निष्क्रिय रूप से ही होगा। अब देख रहे हैं स्त्रावण, सेक्रीशन, ठीक है ना। सेक्रीशन क्या होता है कि नलिकाकार जो कोशिकाएं में H+ और K+ और अमोनिया जैसे पदार्थ का स्त्रावित करती है, यानी कि ये नलिकाएं निकाल रही है पदार्थ, उसको स्त्रावण बोलते हैं। नलिका का स्त्रावण भी मूत्र निर्माण का मुख्य चरण है, ठीक है ना, ताकि अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखे। तो ये क्यों निकलना है, ताकि अम्ल क्षार जो है वो संतुलन में बने रहे हमारे, ठीक है ना। अब इसका भी सेक्रेशन देख लो कौन क्या करता है, जो नलिकाएं निकाल रही हैं, है ना, अम्ल क्षार को। तो जो हमारा PCT है वो सबसे ज़्यादा निकाल रहा है सोडियम, क्या नाम है इसका, पोटेशियम और H+ आयन और अमोनिया तो है ही, ऑक्सीलेट, यूरोक्रोम ड्रग, ये सब क्या निकाल रहा है PCT। हेनले लूप यूरिया निकालता है, DCT K+ H+ NH3 अमोनिया, और CD जो है हमारा पोटेशियम और H+ आयन, यानी पोटेशियम H+ आयन सभी निकालने, सिर्फ हेनले लूप जो है वो यूरिया निकालना है ना। अब उसके बाद प्रकक नलिका के विभिन्न भागों के उपकला के नाम, है ना। अब देखेंगे यहाँ उपकला के नाम। उपकला दो प्रकार की इनमें होती है, एक स्क्वैमस होती है और एक रहती है क्यूबोडियल, एक चपटी और एक घनाकार। तो स्क्वैमस जो रहती है वो किन किन में रहती है, एक तो बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल में शायद हाँ स्क्वैमस रहती है, और हमारी जो है एक में किस में रहती है, एक हेनले लूप। हेनले लूप में दो तरह की थी ना, एक अवरोही और एक आरोही। आरोही में अवरोही में जो थी कह सकते हैं ना, किसी उसमें दोनों रहती हैं हेनले लूप में, ठीक है ना। तो जो थिन है, थिन मतलब अवरोही में क्या रहती है, स्क्वैमस रहती है, और आरोही में क्यूबोडियल रहती है, ठीक है ना। अब क्यूबोडियल किस किस में रहती है, एक PCT में रहती है क्यूबोडियल और एक DCT में रहती है, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ है, PCT में सूक्ष्म अंकुर रहते हैं जो पुनः अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, इसीलिए जो PCT सबसे ज़्यादा पुनः अवशोषण करता है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे वृक्क नलिकाओं के कार्य। अब नलिकाओं के कार्य क्या है, देखो हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी फिर से देखते हैं कि PCT जो है मैक्सिमम पुनरावशोषण करती है, जिसमें से 70 से 80% विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम, पोटेशियम और जल और बाइकार्बोनेट ग्लूकोज श्रवण का क्या होता है भाई, पुनरावशोषण होता है। हेनले लूप जो है अवरोही भुजा से जल के लिए पारगम्य होता है और नीचे पहुँचते निस्यंदन साद्र होता है, और आरोही भुजा लवण व इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य होती है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, लवण NaCl वगैरह को निकाल लेती है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होती है, निस्यंदन ऊपर जाते हुए तनु हो जाता है, ठीक है ना। अब DCT जो है विशेष परिस्थितियों में, हाँ देखो यहाँ पर लिखा है ना, विशेष परिस्थितियों में क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम और H2O का पुनरावशोषण करता है। अभी विशेष परिस्थिति जब आती है जब हमारे शरीर में जल की हानि होती है, जल की कमी होती है, और जल बचाने के लिए ये निकलते हैं सोडियम, और उससे क्या होता है भाई, बाहर तनुता बढ़ती है, जिसके कारण से निम्न में से उच्च में जल आ जाता है, ठीक है ना। और जल का भी करती है, और ये कुछ हॉर्मोन्स करवाते हैं जो कि आगे देखेंगे। लास्ट में संग्रह नलिका जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, उससे यूरिया का पुनरावशोषण व H2O का भी होता है, ठीक है ना। ये भी यूरिया निकालते हैं, इससे तनुता बढ़ती है और अंदर की तरफ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे जो निम्न से उच्च दाब में जल आ जाता है, यानी जल की हानि को बचाने के लिए सब चीज़ होती है। अब निस्यंदन को सांद्रण करने की क्रिया विधि, यही जो अभी मैंने बताया ना, ये तो जो सांद्रण है, यानी कि मान लो जो फिल्टर है और फिल्ट्रेशन हुआ है, उसमें हम ऐसा थोड़ी ना कि पानी निकाल देंगे सारा अपने बोतल द्वारा, नहीं ना, उसमें से पानी को बचाना है भाई हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सांद्र करेंगे, जो निस्यंदन जो फिल्ट्रेशन है, तो उसी का हम देखेंगे क्रिया विधि। तो स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। सांद्रित मूत्र, और जितना सांद्र होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा।
इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। हेनले लूप और वासा रेक्टा जो होते हैं वह जो वासा रेक्टा आ रही है ना, जो यू आकार की, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हेनले लूप और वासा रेक्टा में विपरीत दिशाओं में प्रभाव होता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। मतलब वो इस तरफ जा रहा है तो वो उस तरफ जा रहा है, वो एक चीज़ निकाल रहा है तो उसको ले रहा है, वो एक चीज़ डाल रहा है तो वो उसको ले रहा है, इस तरह से होता है। जैसे NaCl व यूरिया के कारण जो है ना, वलकुट जो है 300 ऑस्मो जो लीटर है, ऑस्मोसिस एक यूनिट है, उससे मध्यांश में, यानी कि वलकुट है NaCl और यूरिया निकाल दिया। किसने निकाल दिया? DCT हेनले लूप ने निकाल दिया, जो कि लिखा है ना। उससे क्या हो गया कि सांद्रण जो मध्यांश में है ना, वही जो हेनले लूप जो मध्यांश में घुसे हुए, उसके कारण मध्यांश में ऑस्मो जो होती है ऑस्मोसिस, वो बढ़ गया है ना, प्रेशर जो सांद्रता है, तो उससे क्या होता है, उससे वलकुट की अपेक्षा में मध्यांश में बढ़ गया, तो फिर जल निकल आएगा ना, वही चीज़। तो कितना हो जाता है? 300 से 1200 हो जाता है। किसके कारण? यही NaCl और यूरिया के कारण। तो NaCl का हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा पुनरावशोषण होता है, और यूरिया संग्रह नलिका द्वारा, वैसे हेनले लूप, यानी यूरिया तो संग्रह नलिका द्वारा निकल रहा है, हेनले लूप से तो NaCl निकल रहा है, तो उससे क्या होता है, मिश्रण द्वारा पुनः लौटा दिया जाता है, ठीक है। तो आरोही इस तरह से जो होता है, हाँ, यूरिया जो है वो कहाँ चला गया? अब हेनले लूप की आरोही भुजा में चला गया, और NaCl जो है वो क्या है, आरोही भुजा से भी अवशोषण हो गया पुनः। तो इस तरह से यहाँ पर बीच में क्या करवाना पड़ रहा है? ऑस्मोसिस बढ़ाना पड़ रहा है। यह मध्यांश की प्रबलता को बनाए रखती है व निस्यंदन को सांद्र करती है। प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा में 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं, और यह जल के ह्रास होने से रोकने की क्रियाविधि है। अब तो एक ये बचा लिया ह्रास से, अभी और भी तरीके हैं जिससे हम अपने जल को बचाएंगे, है ना। तो वृक्क क्रियाओं का नियमन, अब देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे किडनी की फंक्शंस को तय करते हैं कि जब हम पानी की कमी हमारे शरीर में, तो किस तरह से काम करना है। तो एक है ADH हार्मोन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। डायूरेटिक क्या होता है कि जब जो है ना, मूत्रण ज़्यादा होता है ना, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब पानी ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना, और जब उसका खिलाफ काम करना, पानी को कम, तो उसे एंटी डायूरेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन से समझ लो कि पानी कम ह्रास करवाना है, ठीक है ना। और एक और नाम है CDH हार्मोन का, वैसोप्रेसिन। तो ये हाइपोथैलेमस में बनता है, और पोस्टीरियो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, हमारे जो फ्यूज ग्रंथि होती है, से स्रावित होता है। और जब रक्त की घनता बढ़ती है या जल की कमी होती है, तब रिलीज़ होता है, ठीक है ना। यानी इसकी रक्त गाढ़ा हो जाएगा। क्यों गाढ़ा होगा? क्योंकि उसके अंदर जल कम होगा। तो जल जब कम होगा तो गाढ़ा होगा, उसमें प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वो कम छनेगा, और कम छनेगा तो फिर उससे क्या होगा भाई, हमारा जो जल है उसका और ज़्यादा उपयोग होगा, ताकि प्रेशर बने, और इस तरह से जल की कमी भी होगी। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि एक्वापोरिन्स वाटर चैनल्स होते हैं, ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर चैनल्स होते हैं, वो उसकी संख्या को बढ़ा देते हैं। कौन? यही ADH, ठीक है ना। तो उससे जल पुनः अवशोषण बढ़ता है। वाटर चैनल्स क्या करते हैं? एक्वापोरिन जो होते हैं वो पानी को निकालते हैं, यानी पानी को निकालने की जगह दे देते हैं ना, यानी इससे सिर्फ पानी बाहर निकलेगा। ऐसे होती है ना जो झिल्ली होती है बहुत सारी, इसमें से सिर्फ ये पदार्थ आएगा जाएगा, उसी तरह से। तो वाटर चैनल जो वाटर को निकालेंगे तो उससे पुनरावशोषण जो है, जो हमारी वासा रेक्टा जा रही है, वो नहीं रहेगी। अब और मूत्र शांत हो जाता है, ठीक है ना, इससे और मूत्र शांत हो गया। एक और तरीका जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जिसे JGA बोलते हैं। तो ये जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है वो DCT पे रहती है, ठीक है। देखो DCT की दीवारों पर JG सेल होती है ना, जस्टा ये JG सेल से बना होता है। अब JG सेल जो होती है वो रेनिन स्रावित करती है। जब रक्त दाब कम होता है, ये कैसे पता लगता है? ये जस्टा एपरेटस जो है पता लगाती है कि भाई रक्त दाब कम आ रहा है और सोडियम की मात्रा कम होती है, तो उससे DCT में पता लग जाता है कि JG सेल को कि रेनिन निकालना है। तो रेनिन अब निकल गया। अब क्या होगा? एक प्रक्रिया शुरू होगी, एक तंत्र होगा, एक सिस्टम होगा, जिससे रेनिन क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन
एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जो रेनिन होता है वो क्या करता है, रक्त में जो उपस्थित एक एंजियोटेंसिनोजन एक नाम का हार्मोन रहता है, उस एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट में बदल देता है, और उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है। और इसके बाद क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड के कार्य कुछ होते हैं, जो कि पहला तो रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, यानी कि रक्तचाप को बढ़ा देता है, ठीक है। और एक और काम है, इसे वैसोप्रेसिन नाम है ना, ये भी क्या करता है, प्रेशर को बढ़ा देता है ना, यानी रक्त वाहिनियों को संकुचित करके प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा क्षमता है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी ये काम कर रहा है एंजियोटेंसिन सेकंड। एक और चीज़ रक्तचाप GFR था ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक एल्डोस्टेरोन स्रावित करवा देता है, यानी जो हमारा एंजियोटेंसिन है वो हमारी एड्रीनल कॉर्टेक्स में गया है ना, जैसे जो किडनी के ऊपर ही रहती है, तो उससे एल्डोस्टेरोन निकाले। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो सोडियम को पुनः अवशोषण बढ़ाता है, वहीं से है ना DCT जो मैंने बोला था विशेष उसमें काम करती है ना, यहाँ लिखा था ना विशेष परिस्थितियों में, तो सोडियम को निकाल दिया और उसको उत्सर्जन करता है, किसको उत्सर्जन करता है, उसको तो कर दिया, और पोटेशियम का, यानी कि ले देकर हमें यहाँ पर प्रासरण दाब बढ़ाना है, ताकि हमारा क्या निकले, जल निकल जाए। तो सोडियम के साथ जल भी पुनः अवशोषित हो जाता है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी थी। एक और तरीका है ANF। अब ये सब तो हम निकाल लें, अब इनको नियमित भी तो करना पड़ेगा। मान लो ज़्यादा दाब बढ़ गया, ज़्यादा जल का हमने अवशोषण कर लिया, तो उसका नियमन के लिए ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर होता है, ठीक है ना। ये एट्रियल क्या है, ये आलिंद बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये हृदय के आलिंदों से जब रक्त दाब बढ़ता है तो उससे एक हार्मोन निकलता है, उसे हम ANF बोल रहे हैं, ठीक है ना, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। तो जो सोडियम और जल का उत्सर्जन बढ़ाता है, जिससे DCT और CDC, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, एक तो ये तो भाई उत्सर्जन को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, उत्सर्जित करवा रहा है, निकलवा रहा है मतलब। और रेनिन ADH जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन की क्रियाविधि पर नियंत्रण का कार्य करता है, यानी कि ले देखो ये रक्त के दाब को घटाता है। अगर ज़्यादा रक्त का दाब बढ़ गया तो ये भी परेशानी की बात हो सकती है, तो इस वजह से ANF होता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब हम देखेंगे मूत्रण, यूरिनेशन क्या होता है। देखो, मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है, और इसे संपन्न कराने वाले तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। सिंपल, जो मूत्र की निकलने की जो प्रक्रिया है पूरी, उसे मूत्रण कहेंगे, और जो उस तंत्रिका जो करवा रही है उसे मूत्रण प्रतिवर्त कह रहे हैं। और एक व्यस्क जो मानव होता है प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। और जो GFR का भी आ रहा था, वो आ रहा था कितना, 1800 लीटर, जिसमें से 1% हो रहा है, यानी कि 1.8 लीटर मूत्र बनना है। तो वही चीज़ है, 1 से 1.5 लीटर जो है मूत्र जो है उत्सर्जित करता है। और इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है, और यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है ये, ठीक है ना। और एक विशिष्ट गंध युक्त जलीय तरल होता है, और इसका जो pH है अम्लीय होता है, यानी 6 pH होता है औसतन, ठीक है ना। प्रतिदिन जो है उसमें हमारे मूत्र द्वारा 20 से 30 ग्राम क्या निकलती है, यूरिया मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। अब मूत्र की विशेषताएं भोजन, जल सेवन और शरीर की स्थिति पर निर्भर करती है कि मूत्र किस तरह का आ रहा है। अब मूत्र का विश्लेषण जो होता है उसे वृक्क को, जो किडनी की जो उपापचय विकारों तथा उनके कुशन क्रिया यानी कि मेलफंक्शन को समझने में मदद करता है कि वृक्क की क्या कंडीशन है ना, उनसे यानी मेल फंक्शन जो है किडनी का किस तरह फंक्शन हो रहा है, उसको जांच के लिए मूत्रण का उपयोग किया जाता है। अब मूत्र विश्लेषण रोग निदान डिसीज डायग्नोसिस में सहायक है, यानी कि जो मूत्र है वो रोग निदान में भी सहायक है विश्लेषण उसका। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, और जब कीटो बॉडीज जो हो जाती है उसकी उपस्थिति को कीटोनूरिया बोलता है। और जब इनका जो ह्रास होता है मूत्र में विश्लेषण करते हैं, अगर है ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया, तो वो डायबिटीज़ मेलिटस यानी मधुमेह का संकेत होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये खत्म करा मूत्रण, यूरिनेशन। अब है उत्सर्जन के अन्य अंगों की भूमिका। देखो, उत्सर्जन में कुछ अन्य अंग भी आते हैं, जैसे कि पहला वृक्कों के अलावा फुसफुस, यकृत और त्वचा, ये 3 जो है उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कैसे? पहला है फुफ्फुस।
हमारे जो फेफड़े हैं वो प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो एक हानिकारक पदार्थ है, लगभग 200 ml प्रति मिनट निकालती है ना। और जल की भी कुछ पर्याप्त मात्रा जो है उसका निष्कासन करती है, जो कि हमारी सांस से एक तरह से वाष्प में निकल जाती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत होती है वो पित्त, जो बाइल बोलते हैं, उसका स्राव करती है। और पित्त में जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो कि एक तरह से यूरोक्रोम भी बनवाते हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो रंग देते हैं पित्त को, लैट्रिन को, मूत्र को, है ना, इस तरह से। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, और कोलेस्ट्रॉल और निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन, है ना, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, बेकार स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, और विटामिन कुछ और औषध ड्रग्स आदि भी जो पित्त है उससे निकालते हैं, लीवर से निकलते हैं। और इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल यानी फीसिस के साथ बाहर निकाला जाता है, यानी ये सब जो है ये मल के साथ जाते हैं, है ना। अब त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथि होती है, यानी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और तथा तेल ग्रंथि होती है, सीबीसियस ग्लैंड होती है ना, उसमें सीबम निकलता है ना, उस वजह से सीबीसियस। तो भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थ का निष्कासन करते हैं। जैसे श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया और लैक्टिक अम्ल भी निकलते हैं, है ना। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, ये भी उत्सर्जित अंग। लेकिन जो हमारा पसीना है, जो हमारा श्वेत ग्रंथि है, उसका जो काम है, एक तो ठंडक देना, हमारे शरीर का तापमान बनाए रखना, और एक उसका कार्य है कि हमारे शरीर को सुरक्षा देना, तेल ग्रंथि का, है ना। देखो, पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है तथा उत्सर्जन में भी सहायक है, जिस तरह हमने देखा। तेल ग्रंथियाँ जो होती है उससे द्वारा सीबम का निष्कासन होता है। वह सीबम द्वारा स्टेरॉइड, हाइड्रोकार्बन और कुछ मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन होता है, और वह यह स्राव सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं, यानी शरीर की जो स्किन है उसको सुरक्षा के लिए भी होते हैं ना, तेल वगैरह। अब कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार यानी सलाइवा द्वारा भी होता है, और इसमें कौन सा है, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। अब देखेंगे हम लास्ट का टॉपिक, वृक्क विकृतियाँ, है ना, कुछ बीमारियाँ, है ना। तो कौन सी है, पहला है वृक्कों की कुंसक्रिया यानी मेल फंक्शन के फलस्वरूप रक्त में यूरिया का एकत्रित होना, जिसे यूरेमिया कहलाता है, जो अत्यंत हानिकारक है और वृक्कपात यानी किडनी फेलियर का मुख्य कारण बनता है। अब ये पहली बीमारी है यूरेमिया, जिसमें किडनी में यूरिया जमा होने लगता है, एकत्रित होने लगता है, यानी क्षमता नहीं है यूरिया, तो उससे किडनी फेलियर का हो सकता है। तो यूरेमिया के मरीजों में यूरिया के निष्कासन हेतु एक हीमोडायलिसिस नाम का एक यंत्र, यानी हीमोडायलिसिस एक पूरी निदान है उसका, या रक्त अपोहन विधि का प्रयोग होता है। इसका नाम है रक्त अपोहन विधि या हीमोडायलिसिस का प्रयोग होता है। इसमें धमनी से रक्त निकाल कर, ठीक है ना, उसमें थक्का रोधी हेपरिन, जैसे हेपरिन मिलाकर एक कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी इकाई में भेजा जाता है। एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, ठीक है, कैसी होती है, देखो, कृत्रिम वृक्क इकाई में कुंडलित, वो क्या होता है उस आर्टिफिशियल किडनी में, एक कुंडलित सेलोफेन नहीं होती जो अपोहन द्रव डायलिसिंग फ्लूइड से घिरी रहती है ना। एक उसमें क्या घिरी रहती है, एक डायलिसिंग फ्लूइड उससे घिरी रहती है, उसके अंदर तो कुछ नहीं है, एक डायलिसिंग फ्लूइड से वो बस घिरी हुई है, जिसमें जिसका संगठन जो प्लाज्मा जो हमने उसमें डाला है, एक ये समान होता है, यानी प्लाज्मा के समान होता है जो हमने उसमें पदार्थ भरा है, इसमें, है ना, फ्लूइड भरा है। तो लेकिन उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता, उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होंगे, तो उसमें अब छिद्र होते हैं, जो सेलोफिन जो झिल्ली है ना, उसमें छिद्र होते हैं। अब इससे अपोहन द्रव जो बाहर भरा हुआ है में अणुओं का आवागमन सांद्रता प्रवणता, यानी कि सांद्र प्रवणता से होगा, सारा काम इससे सांद्रता ही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। अब पता है बाहर क्या नाइट्रोजनी अपशिष्ट भरे हुए हैं और अंदर का सारा मामला सही है, तो जो बाहर अंदर के होंगे वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि सब कुछ है बाहर लेकिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, अंदर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर आ जाएंगे प्राशन उससे, ठीक है ना, जो प्रवणता बोला है, सांद्रता प्रवणता का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अपशिष्ट अपोहन द्रव में चले जाते हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध रक्त को वापस शरीर में रोगी की शिराओं, वेन्स या आर्टरी द्वारा भेज दिया जाता है। इसमें हेपरिन
विरोधी मिलाकर, यानी कि हेपरिन डाला था ना हमने, अब हेपरिन विरोधी डाल देंगे। यह विधि यूरेमिक व्याधि के हज़ारों पीड़ितों के लिए वरदान है, यानी जो यूरेमिक जिनकी इस तरह की यूरेमिया हो रखा है उनके लिए ये वरदान है। अब वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय क्या है? वृक्क प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें मुख्यतः किसी निकट संबंधी दाता जैसे घर बार का लंबा के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है ताकि प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार ना करे। बहुत वक्त लगता है इन सब चीज़ों में। आधुनिक जो क्लिनिकल विधियां हैं उनसे वृक्क प्रत्यारोपण को सफलता दर बढ़ोतरी हुई है। आखिरी जो बीमारी है वो नहीं, दो और है। रीनल कैल्कुलाई, यानी रीनल कैल्कुलाई एक वृक्क में बनी पत्थरी, जो पत्थर बन जाते हैं वो बाइकार्ब और नहीं ऑक्सीलेट के पत्थर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं आघूलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड हैं, ठीक है ना। ये एक बीमारी है रीनल कैल्कुलाई, इसमें पत्थरी बोलते हैं उसको, यानी क्रिस्टल जैसे लवण जो होते हैं ऑक्सीलेट वो जमा हो जाते हैं हमारी किडनी में। अब लास्ट की है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि एक ग्लोमेरुलस से संबंधित है कि वृक्क के गुच्छ शोथ यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई में, यानी जो हमारा गुच्छ है उसमें शोथ हो जाती है। इस प्रकार की प्रदाहता है, यानी कि वो अच्छे से छान नहीं पाता। ये इसके साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त है।